गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन आगे तीन तरह की होती है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप और फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। लाइबिलिटी के बेसिस पर जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये पांच तरह की टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स होती है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स टॉपिक। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर होता है, सीक्रेट पार्टनर होता है और नॉमिनल पार्टनर होता है। पहले तीन बहुत ईजी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नॉमिनल पार्टनर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा तो फिर से सुन लो। नॉमिनल पार्टनर बस याद रखो, नॉमिनल मतलब कि नेम का ही पार्टनर है। एक्चुअल में वो इंसान जो भी नॉमिनल पार्टनर होता है वो इंसान एक्चुअल में किसी भी बिजनेस का पार्टनर नहीं होता, सिर्फ उसका नाम ही हमारे लिए पार्टनर है। ना ही वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ना ही बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें उसका कोई हिस्सा होगा, ना ही बिजनेस की किसी एक्टिविटी में वो हिस्सा लेगा। बस हमें किसी काम के लिए उसके नाम की जरूरत थी, हमें किसी काम के लिए उसकी रेफरेंस चाहिए थी, वो रेफरेंस हम लोगों ने ली है, तो उतनी रेफरेंस के लिए जितनी उसने हमारी गारंटी ली है उतनी रेफरेंस के लिए, उतनी गारंटी के लिए उसकी लायबिलिटी जरूर होगी। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल कि कोई नई पार्टनरशिप फर्म आप ओपन कर रहे हो और मार्केट में आपको कोई जानता नहीं है। अगर कोई जानता नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको इजीली लोन वगैरह नहीं मिलेगा, और बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसे चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, तो आप अपने कुछ जान पहचान के किसी जान पहचान के बंदे को जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है उसे ले जाते हो साथ में लोन लेने के लिए, ताकि वो गारंटी दे दे तुम लोगों की और वो मार्केट से तुम्हें लोन मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोहन की हमने एग्जांपल ली थी। मोहन आपके साथ जाता है मार्केट में आपको लोन दिलाने के लिए। मोहन मार्केट में जाकर पार्टी को बोलता है कि मैं भी इनकी फर्म का पार्टनर हूं। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, बस लोन लेने के लिए वो सामने वाले को बोल दे रहा है कि मैं भी इनका पार्टनर हूं। तो जितनी अमाउंट का भी लोन मिलेगा, फॉर एग्जांपल 5 लाख का अगर लोन मिल रहा है तो 5 लाख तक के लिए मोहन की लायबिलिटी हमारे बिजनेस में होगी। मतलब जितने पैसों के लिए आप इसका नाम यूज कर रहे हो नॉमिनल पार्टनर का, उसकी लायबिलिटी बस उतनी ही होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, अब नॉमिनल पार्टनर दो तरह के हम लोगों ने पढ़े थे, बाय एस्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। बाय एस्टॉपल में तो नॉमिनल पार्टनर खुद चलकर सामने वाले को बोल रहा है कि मैं भी इनका पार्टनर हूं। अगर वो पहले अभी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं भी इनका पार्टनर हूं, तो फ्यूचर में अगर नई पार्टनरशिप फर्म से पैसे नहीं लौटाए जा रहे ये वाले, तो मोहन को लौटाने होंगे, तब मोहन मना नहीं कर सकता कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। मोहन को हम डिनाई नहीं करने देंगे, क्योंकि अब जब लोन लिया जा रहा था तो मोहन ने खुद कहा कि मैं इनका पार्टनर हूं। ये होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। जब नॉमिनल पार्टनर खुद बोलता है कि मैं भी इनका पार्टनर हूं तो वो होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। जब नॉमिनल पार्टनर खुद नहीं बोल रहा लेकिन सामने वाले समझ रहे हैं कि ये भी इनका पार्टनर है, तो वहां पर ये हो जाता है बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट मतलब वो समझ रहे हैं लेकिन इसने डिनाई भी नहीं किया, तो ये है बाय होल्डिंग आउट कि हमने ये चीज समझ ली। बाय एस्टॉपल क्या है कि ये खुद बोल रहा है कि मैं भी इनका पार्टनर हूं। बस इतना सा ही अंतर है, एक में वो खुद बोल रहा है और दूसरे में क्या है, ये बोल नहीं रहा, सामने वाले समझ रहे हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप में से हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं, रजिस्ट्रेशन और माइनर एज अ पार्टनर। सो माइनर एज अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता होता है। सबसे पहले तो देखो माइनर क्या होता है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है उसे हम बोलते हैं माइनर, जो कि अभी तक 18 साल का नहीं हुआ। सो क्या एक ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल का नहीं है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में, किसी पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर बन सकता है? तो जनरली इसका आंसर होता है नो, अ माइनर कैन नॉट बी अ
पार्टनर। माइनर जो है वो बाकी नॉर्मल पार्टनर्स की तरह किसी भी बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं, अगर सारे पार्टनर्स मान जाते हैं और माइनर को पार्टनर बनाने से पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट होता है, तभी उस केस में आप किसी माइनर को अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हो। नहीं तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कोई भी, देखो पार्टनरशिप भी क्या है, कुछ लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही है जो कि साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम लोग साथ में काम करेंगे और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपस में इस रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे। किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या राइट्स होंगी, ये सारा कुछ उन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ के अकॉर्डिंग इनवैलिड होता है। सो अगर आपसे पूछा जाए क्या एक माइनर को हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में नॉर्मल पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए आप किसी माइनर पर्सन को पार्टनरशिप में पार्टनर बना सकते हो। अगर आप किसी पर्सन को माइनर को पार्टनर बना रहे हो तो वो माइनर पर्सन ना तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल मतलब कि जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है उस पैसे को हम कैपिटल का नाम देते हैं, ना ही वो पर्सन माइनर पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उस प्रॉफिट में से माइनर हिस्सा लेगा, लेकिन अगर बिजनेस को लॉस इनकर हो रहा है तो उस लॉस में से माइनर हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि इस लॉस को बाकी जो मेजर पार्टनर्स हैं उन्हें ही शेयर करना पड़ेगा, माइनर शेयर नहीं करेगा। और लायबिलिटी की अगर हम बात करें, चलो लायबिलिटी की बाद में बात करते हैं, पहले मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, जो भी पार्टनरशिप फर्म के काम वगैरह है उनमें भी माइनर की हिस्सेदारी नहीं होगी। सारे काम कौन देखेंगे, डिसीजंस कौन लेंगे, मेजर पार्टनर्स ही लेंगे, माइनर पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। अब अगर लायबिलिटी की बात करें तो जैसे हमने बात की थी, बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है नॉर्मल पार्टनरशिप में, कि अगर बिजनेस के एसेट्स बेचकर हम लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स भी लेकर आएंगे उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। सो माइनर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, माइनर के पर्सनल एसेट्स आप लोग यूज नहीं कर सकते बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। जितना माइनर का बिजनेस में शेयर होगा सिर्फ उतने शेयर के लिए ही माइनर थर्ड पार्टी को लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए लायबल होगा, अदरवाइज उसके जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, चाहे जितना मर्जी पैसा है उसके पास, वो आप यूज नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इसमें एक और चीज आती है कि जब अगर आपने किसी माइनर पर्सन को पार्टनर बनाया हुआ है, जब वो पर्सन 18 साल का हो जाएगा, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाएगा, मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, तब उसको ऑप्शन दी जाएगी कि वो पार्टनरशिप फर्म में एज पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। अगर वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है तो विदिन 6 मंथ्स उसे एक पब्लिक नोटिस इशू करना होगा जिसमें वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वो इसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बने रहना चाहता है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ना भी चाहता है तो उसके लिए भी उसके पास 6 महीने का टाइम होगा कि विदिन 6 मंथ्स उसे ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो पब्लिक नोटिस इशू करके कि वो इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है और इस पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट वगैरह शेयर करने का उसका राइट है वो भी वो छोड़ रहा है। अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर माइनर कोई भी पब्लिक नोटिस इशू नहीं करता, देन ये मान लिया जाएगा कि माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की तरह कंटिन्यू करना चाहता है। तो जब भी माइनर मेजर बन जाएगा तो उसको भी लायबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह जो बाकी पार्टनर्स के पास राइट्स होते हैं, मैनेजमेंट में हिस्सा लेना, लायबिलिटी अनलिमिटेड, वो सारे उसके भी राइट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। बताओ माइनर एज अ पार्टनर समझ आ गया आप लोगों को टॉपिक। नाउ नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन का टॉपिक। देखो यार पार्टनरशिप फर्म जब हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्रीमेंट समझ लो, ठीक है। एग्रीमेंट है कुछ लोगों के बीच में कि हम लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस रन करेंगे, उस बिजनेस की सारी एक्टिविटीज देखेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो भी आपस में शेयर करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डील। कि पार्टनरशिप फर्म शुरू करने से पहले जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रहे हो, कितने पार्टनर्स होंगे, किस पार्टनर ने, कौन सा पार्टनर कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस में से वो किसको कितना मिलेगा, कितनी परसेंटेज, 20%, 30%, कितना परसेंटेज किस पार्टनर को मिलेगा, अगर लॉस आएगा वो किस तरह से शेयर किया जाएगा, किस पार्टनर्स के क्या राइट्स ड्यूटीज, वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड कर लेना, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेना, उसे ही क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और पार्टनरशिप में उस कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं हम पार्टनरशिप डीड का। सो अगर आप फर्म को रजिस्टर करवा रहे हो, नहीं करवा रहे, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था फॉर्मेशन के टाइम पर कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता, मर्जी है, आप करवाना चाहो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते नहीं करवाओ। लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है वो जरूरी होती है क्रिएट करनी। जरूरी क्यों होती है कि देखो यार, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा आएगा, तो जहां पर भी पैसा आ जाता है वहां पर डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसीलिए ये बेटर है कि आप पहले से ही डिसाइड करके चलो कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा बिजनेस में और बिजनेस में से कितना हिस्सा किसको मिल जाएगा। सो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पहले से ही डिसाइड करके चलते हो तो वो अच्छा रहता है, और इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट वेयर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑफ पार्टनरशिप आर मेंशन्ड, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो क्या क्या टर्म्स होती हैं, नेम ऑफ द फर्म क्या होगा, किस तरह का काम करोगे आप लोग, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप वही एट विल फिक्स्ड पर्टिकुलर, वो आप ड्यूरेशन डिसाइड कर लोगे। मतलब अगर फिक्स के लिए कर रहे हो तो 5-6 साल जितना भी कर रहे हो वो डिसाइड कर लोगे। अगर कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होगी तो वो लिख दोगे कि जब तक हमारा दिल चाहेगा तब तक हम ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स क्या होंगी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किस तरह से, मतलब जो भी एसेट्स आपके बिजनेस में है उनकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी, जितना पैसा पार्टनर ने बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, जितना पैसा पार्टनर बिजनेस में से विड्रॉ करा रहा है उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कितना चार्ज करोगे, प्रॉफिट लॉस किस रेशो में शेयर किया जाएगा, सैलरीज और विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, सैलरी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर पैसे भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है, स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पैसे लगा रहा है, काम नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली बात है एक्टिव पार्टनर को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो वो काम करने के बदले में हम उससे क्या दे देंगे, सैलरी दे देंगे। तो सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, किस पार्टनर को देनी है, वो भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। अकाउंट्स जो है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स वगैरह, जो बिजनेस का लेखा जोखा है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करनी है, डिसॉल्व करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली कोई भी सारे वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके चलते फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, उनको हम पहले से ही डिसाइड करके चलेंगे कि इतना तेरा इतना मेरा। समझ आई बात। इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन करवाओ चाहे ना करवाओ, ये होनी जरूरी है। नाउ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनरशिप फर्म को करवानी है करवाओ, नहीं करवानी मत करवाओ, आपकी मर्जी है। करवाते हो तो कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, नहीं करवाते तो वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो होगी दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की कि रजिस्ट्रेशन करवाने से कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे करवाते हो तो अगर नहीं करवाते तो क्या
हो सकता है वो हमें बताया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो कोई भी पार्टनर जो है, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ केस और फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और द पार्टनरशिप फर्म। जो बाकी पार्टनर्स हैं, मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की इन दोनों पार्टनर्स के साथ लड़ाई होगी, ए ने इन दोनों के खिलाफ केस फाइल करना है। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं करवाई होगी तो ए इन दोनों के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, इन दोनों के खिलाफ भी नहीं कर सकता, ना ही किसी थर्ड बिजनेस के, थर्ड पार्टनरशिप बिजनेस के खिलाफ कर सकता है, ना ही आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी फर्म है, इसके ऊपर भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टीज, नहीं स्यू कर, थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते आप। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली तीनों पॉइंट्स में यही बोला गया है कि आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। सो सिंपल सी इतनी बात है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उससे अगर आपका डिस्प्यूट अराइज होता है, आपका आपस में डिस्प्यूट अराइज होता है, या फिर आपका थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस केस में आप कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते, आप लीगल हेल्प नहीं ले सकते उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो। ठीक है, समझ आई बात इतनी? नाउ प्रोसीजर ऑफ गेटिंग रजिस्टर क्या है, रजिस्टर्ड किस तरह से अगर आपको करवानी है पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर तो वो आप किस तरह से करवा सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। जो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स है उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या हो जाएंगे, नेम ऑफ द फर्म क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस किस तरह का होगा, जो पार्टनर्स हैं जितने भी उनका नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी वगैरह हो गया, ठीक है, और जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है वो हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। ये कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स के पास सबमिट करवाने होंगे। जो भी फीस है रिक्वायर्ड वो फीस भी डिपॉजिट करवा दोगे। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा, आपने प्रॉपर फीस डिपॉजिट कराई है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी एप्लीकेशंस या फिर डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करवाने थे वो भी आपके अगर सही होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। बताओ, समझ आ गया? सिंपल सा बहुत ही इजी से टॉपिक है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो देखो यार, पार्टनरशिप फर्म के या ये जो डीड वाले पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स बहुत ज्यादा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल इनको इस तरह से माइंड में रखकर पढ़ना कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके चलते पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो ऐसे मान लेना, सपोज कर लेना कि अगर आप फ्यूचर में जाकर किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले आप उसके साथ क्या क्या चीजें क्लियर करके चलोगे ताकि आप दोनों के बीच में फ्यूचर में लड़ाई ना हो। इस तरह से पढ़ोगे तो एक बारी रीडिंग लेने से आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर हाँ सिलेबस को देखकर पढ़ोगे तो शायद हाँ आपको ये पॉइंट्स याद ना हो, लेकिन नॉर्मल बिजनेस लाइफ में इसको समझ के करना कि किन बेसिस पर डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो अपनी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज बता भी दिया करो कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, नाउ इतना पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नोट्स प्रिपेयर करने में अगर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे गाइस।